Hello students, welcome to all of you on the platform of Humanity Hub. This is me Jitika Jha, your Humanity faculty. अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारी जो ये क्लासेस चल रही है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए इस स्पेशल क्लास का नाम है, इस स्पेशल बैच का नाम है सार्थक बैच, और जो कि स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को और वो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों को फोकस करके बनाया गया। अभी तक इस बैच में हिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हिस्ट्री में अभी तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है और आज इंग्लिश का भी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया और आज इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, आज उसकी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, इस चैप्टर की जो स्टोरी है बेसिकली इसका नाम अगर आप देखोगे ना, इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग से क्या मतलब होता है? स्प्रिंग एक बेसिकली एक मौसम को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कि मौसम अगर आप देखोगे 4 प्रकार के मौसम होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स, ठीक है, जिसमें कि वसंत ऋतु होता है और ग्रीष्म ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है और क्या कहते हैं, एक स्प्रिंग सीजन भी होता है। स्प्रिंग सीजन जो होता है बेसिकली वो बरसात का, खुशहाली का मौसम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ वसंत। अब यहाँ पे अगर आप इसके नाम को देखोगे तो लॉस्ट स्प्रिंग के हिसाब से इसका मतलब होता है खोया हुआ वसंत। लेकिन इस चैप्टर में क्या किसी सीजन के बारे में फोकस किया गया है? क्या किसी सीजन के बारे में बात की गई है या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है? तो ये सस्पेंस है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है। ये बात मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दी थी जब इंग्लिश की फर्स्ट क्लास हुई थी कि आपको एक पेज लेना है और एक पेज पे इस तरीके से 2 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे आपको लिखने हैं चैप्टर्स और यहाँ पे आपको लिखने हैं ऑथर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 लिख के लॉस्ट स्प्रिंग और यहाँ पे उनके ऑथर का नाम लिख लेना जो कि है एनीस यंग। शी इज़ अ फीमेल। एनीस यंग लॉस्ट स्प्रिंग इज अ हार्ट टचिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द हार्श रियलिटीज फेस्ड बाय चिल्ड्रन बोर्न इनटू द पॉवर्टी। अब यहाँ पे इस लाइन से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये चैप्टर जो है बेसिकली जो कि एनीस यंग ने लिखा है ये गरीब बच्चों के जीवन से संबंधित है, यानी कि उन बच्चों के जीवन से संबंधित जो अपना जीवन नितांत गरीबी में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब बच्चों के बचपन से है, ठीक है। थ्रू 2 real life encounters, the author draws attention to the stolen joys of childhood, the denial of education, and the invisible chain of social and income oppression that keep these children trapped in the same hardship as their parents. The narrative are as simple yet powerful, evoking both sympathy and a sense of responsibility by the reader. अब ये चैप्टर जो है इसमें जो एनीस यंग स्टोरी बताती है वो अपनी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहती है कि किस तरीके से, देखो हमारी जो लाइफ के फेजेस होते हैं उसमें सबसे पहले चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे लाइफ के 4 फेज होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था, इस तरीके से। लेकिन उन चारों फेज में जो हमारे लाइफ का सबसे जॉयफुल फेज होता है वो होता है हमारा बचपन, यानी कि हमारे लाइफ का जो सबसे यादगार हमारे जीवन का जो सबसे यादगार पड़ाव होता है वो होता है चाइल्डहुड, ठीक है। अब चाइल्डहुड अगर हमारा बहुत ज़्यादा खुश है तो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हमने अपना चाइल्डहुड बहुत यादगार, बहुत अच्छे तरीके से बिताया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन वो खुल के नहीं जी पाते, क्योंकि आप सोसाइटी में देख लो ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉयज, जो बलून्स को बेच के खुश होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को खरीद के खुश होते हैं। दोनों के लिए इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है लेकिन दोनों के लिए इम्पोर्टेंस अलग अलग है, ठीक है। कोई बच्चे उसको बेच के खुश होते, क्यों? क्योंकि अगर उसने बेच दिया तो 2 पैसे आ गए, उसके घर का राशन आ जाएगा। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको खरीद के खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए वो खुशी मैटर करती है, राइट। यहाँ पे जो एनीस यंग है वो ये बताने का प्रयास करती है कि किस तरीके से कुछ बच्चों का जो जीवन है वो फैमिली कंडीशन के वजह से हार्डशिप में, ठीक है, और
लैक ऑफ एजुकेशन, बिना एजुकेशन के फैमिली की हार्डशिप में इस तरीके से उनका बचपन जो है वो कहीं खो जाता है। बचपन की जो खुशी होती है, लाइक खिलौनों के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई की टेंशन नहीं, बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन परिवार की जिम्मेदारियों में बीतता है। अब ये चैप्टर जो है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं वीडियो की बात नहीं करी, इस चैप्टर में जो ना बेसिकली 2 स्टोरीज दी गई है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इंट्रोड्यूस साहिब आलम, अ यंग बॉय द ऑथर मीट्स नियर हर होम। Sahib's family had migrated from Bangladesh during the political unrest of 1971, leaving behind their green fields and home in search of livelihood. However, their new life in Simapuri, इसे आप सर्कल कर लेना, on the outskirts of Delhi, offer nothing more than a cluster of dilapidated shacks without running water, sewage system और प्रॉपर रोड। यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो एक बच्चे की है जिसका नाम है साहिब आलम। जैसे कि मैंने बताया ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये 2 कहानियों का संग्रह, एक तरीके से कंपाइलेशन ऑफ 2 स्टोरीज, ठीक है। फर्स्ट स्टोरी जो है वो जिस बच्चे की है उसका नाम है साहिब आलम, ठीक है। अब इस बच्चे की क्या स्टोरी है, तो ये जो बच्चा है ये अपनी फैमिली के साथ 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आया था। देखो पहले तो आप एक चीज़ ये समझो कि कोई भी इंसान या कोई भी नेटिव अपना मूल क्षेत्र क्यों छोड़ता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी, घर बार, पैसा, ज़मीन, वहाँ पे उनके देवी देवता, सारी चीज़ें, मतलब उनका कनेक्शन है, रूट से कनेक्शन है, वो उस जगह को क्यों छोड़ते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि माइग्रेशन, ठीक है, एक रीज़न माइग्रेशन हो सकता है। तो दूसरा रीज़न जो हो सकता है नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। एक रीज़न माइग्रेशन हो सकता है, दूसरा रीज़न नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, और तीसरा रीज़न जो होता है वो है लिविंग बिहाइंड द ग्रीन फील्ड, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है। तीसरा रीज़न जो है वो हो सकता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि कई बार राजनीतिक विद्रोहों की वजह से, राजनीतिक साजिशों की वजह से कई बार नेटिव्स को अपना ज़मीन छोड़ना पड़ता है, वॉर कंडीशन ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब माइग्रेशन के भी बहुत से रीज़न होते हैं, कई तो ऐसे रीज़न होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती उनके क्षेत्र पे अधिग्रहण करके ज़बरदस्ती उनके क्षेत्र से हटाया जाता है। तो दूसरा रीज़न माइग्रेशन का होता है नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। लेकिन साहिब आलम जो दिल्ली के सीमापुरी में, जो दिल्ली का आउटर एरिया पड़ता है, वहाँ पे वो आया था 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर। अब देखो ये जो बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश में इनके प्रॉपर हरे भरे खेत हुआ करते थे, इनका प्रॉपर घर हुआ करता था, ठीक है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज वहीं पे थी, मतलब प्रॉपर्टी इन द सेंस कोई बड़े बड़े बंगले नहीं थे, कोई लाखों का क्या कहते बैंक बैलेंस नहीं था, वहाँ पे जो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी थी वो इनकी अपनी थी, ठीक है। वहाँ पे कोई ने किराया नहीं देना पड़ता था, हरे भरे खेत थे, छोटा सा ही सही लेकिन इनका अपना घर था। वहाँ पे वो फ्रीडम से रहते थे, वहाँ पे वो खुल के खेतों में खेल सकता था, कहीं भी आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आते हैं 1971 में, क्योंकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, ठीक है। तो उस वॉर की वजह से वॉर कंडीशन ऐसी हुई कि साहिब आलम को अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश, यानी कि उसका जो घर है, उसकी जो ज़मीन है, उसको छोड़ के आना पड़ा। अब जब वो दिल्ली आता है, यानी कि एक माइग्रेंट बनकर वो एक जगह आता है, ठीक है। पहले वो बांग्लादेश में, देखो बांग्लादेश में जब तक वो रह रहा था, साहिब जब तक बांग्लादेश में रह रहा था तो वहाँ का वो नेटिव था, ठीक है, वहाँ का वो मूल रूप से नागरिक था। लेकिन वही साहिब आलम जब वो दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली में वो सिर्फ एक माइग्रेंट होता है। दिल्ली में साहिब क्या होता है, दिल्ली में एक माइग्रेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, सीवेज प्रॉब्लम यानी कि नालियों की समस्या है, ठीक है,
प्रॉपर रोड्स नहीं होती, ऐसी बहुत सारी समस्या को उसको सामना करना पड़ता है। और ये समस्या आमतौर पर हर माइग्रेंट जो है वो फेस करता है जब वो अपने मेन एरिया को, मेन क्षेत्र को छोड़कर कहीं जाता है। अब देखो, द रेजिडेंट सर्वाइव बाय स्क्राउनिंग थ्रू गार्बेज डंप्स विच फॉर देम आर लाइक गोल्ड माइन। ठीक है, प्लेसेस वेयर समथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी फाउंड। अच्छा देखो, हम अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम गार्बेज डंप में, कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, ये सोच के कि ये हमारे लिए यूजफुल है, यूजलेस है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूजलेस होती है वो कुछ लोगों के लिए यूजफुल भी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूजलेस है वही दूसरों के लिए यूजफुल होती है। अब साहिब आलम जो वो जिस एरिया में रहता था, सीमापुरी एरिया में, वहाँ पे चारों तरफ गार्बेज डंप्स थे, यानी कि कूड़े के ढेर थे, सीवेज प्रॉब्लम, पुअर रोड्स। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन वहाँ पे गार्बेज डंप भी थे जो कि उनके लिए गोल्ड माइंस थे। अब नॉर्मल लोग जो होते हैं, नॉर्मल सिविलियंस जो होते हैं, वो अगर गार्बेज डंप के साइड से जाते हैं तो वो अपने फेस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उनको स्मेल ना आए, उनकी हेल्थ खराब ना हो, वो बहुत बच के चलते हैं। लेकिन वही कुछ लोगों के लिए वही गार्बेज डंप जो है वो गोल्ड माइन, यानी कि सोने की खान के समान होते हैं। अब ऐसा क्यों? प्लेसेस वेयर समथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी फाउंड। हमारे लिए तो गार्बेज डंप एक वो ढेर है जो कि हमारे लिए यूजलेस चीज़ों से बना है। ठीक है, लेकिन वही कुछ लोगों के लिए ये गार्बेज डंप जो है उन चीज़ों का ढेर है जहाँ पे कुछ भी कीमती चीज़ें पाई जा सकती है। ठीक है, फॉर द रैग पिकर, रैग पिकर मतलब होता है कूड़ा उठाने वाले। फॉर द रैग पिकर चिल्ड्रन अ स्ट्रे कॉइन, अ पेयर ऑफ वॉर्न शूज और अ टॉर्न टॉय कैन ब्रिंग इमेंस जॉय। अब देखो, सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं रिच पीपल, कुछ होते हैं पुअर पीपल। जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर किसी टॉय में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए, थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए, तो वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है। ठीक है, गार्बेज डंप में वो डाल देते हैं। लेकिन जो रैग पिकर चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं, वो उन्हीं टूटे हुए खिलौनों को लेके, वो उनके लिए वो नए होते हैं। जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो तो उसको इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि उनके लिए वो पुराने हो गए। लेकिन जो कूड़ा उठाने वालों के बच्चे होते हैं या फिर जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, जो उन्हीं एरिया में पले बड़े होते हैं, उनके लिए वो पुराने और जो खराब टॉय होते हैं उनके लिए वही नई चीज़ें होती है। ठीक है, जो कि उन्हें इमेंस जॉय देती है। मतलब उस खुशी की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड खुशी मिलती है। देयर लिव्स अ डेली स्ट्रगल टू सिक्योर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड शेल्टर। अच्छा देखो, नॉर्मल जो लोग होते हैं, जैसा अभी बताया मैंने, सोसाइटी में रिच पीपल, पुअर पीपल, फिर आते हैं मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, सोसाइटी में एक होते हैं रिच पीपल, एक होते हैं मिडिल क्लास पीपल, एक होते हैं पुअर पीपल, और उसके बाद आते हैं रैग पिकर्स। ठीक है, ये तीन लोगों को आप एक कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन जो रैग पिकर्स होते हैं ना, इनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें फूड के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो, रिच पीपल की प्रॉब्लम क्या होती, रिच पीपल के साथ क्या कंडीशन होती है कि आज उनका जैसे घर का डेली का खाना उनका खाने का मन नहीं कर रहा, तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा, बर्गर या कोई भी फास्ट फूड वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास खाने की चॉइस नहीं होती, उनके पास वही उन्हें खाना पड़ता है जो उनके घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, मिडिल क्लास और पुअर पीपल के साथ जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि उन्हें वही खाना पड़ता है जो उनके घर में अवेलेबल होता है। रिच पीपल के साथ कंडीशन ये होती है कि वो खाते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन फिर आते हैं रैग पिकर, जिन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है फूड के साथ। ठीक है, जिन्हें फूड के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है कि आज क्या खाना है। ना उनके पास चॉइस होती है, ठीक है, ना ही उनके पास चॉइस होती है, ना ही उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी होती है। उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको गार्बेज डंप में से देखना पड़ता है, उनको लोगों का जूठा खाना पड़ता है, कई बार उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता है। ड्रीम्स ऑफ गोइंग स्कूल, वियरिंग न्यू क्लोथ्स और प्लेइंग स्पोर्ट्स रिमेन अनफुलफिल्ड लग्जरीज। अब देखो, नॉर्मल लोगों के लिए, रिच और मिडिल क्लास लोगों के लिए जो लग्जरी है वो क्या है? वो टीवी, फ्रिज,
एसी, कूलर, लैपटॉप, फ़ोन, इनके लिए ये लग्जरी आइटम है, ठीक है। लेकिन जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए लग्जरी क्या है? उनके लिए लग्जरी है स्कूल जाना, ठीक है, नए कपड़े पहनना। जबकि नए कपड़े पहनना, स्कूल जाना, ये नॉर्मल लोगों के लिए कोई लग्जरी की चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो रिच और मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनके लिए लग्जरी क्या है? बड़े बड़े मॉल से कपड़े खरीदना, तो वो लग्जरी है। बड़े बड़े शोरूम से कपड़े खरीदना, वो उनके लिए लग्जरी है। लेकिन फिर आते हैं रैग पिकर्स, जो एकदम ही गरीब लोगों की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए लग्जरी क्या है? सिर्फ कपड़े पहनना। डजेंट मैटर कि वो शोरूम से आए हैं, डजेंट मैटर कि वो बड़े बड़े मॉल से आए हैं, बस कपड़े मिलना उनके लिए लग्जरी है। अब चाहे वो कपड़े किसी के पहने हुए ही क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। और प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलना कूदना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, स्कूल जाना, ये कुछ ऐसी अनफुलफिल्ड लग्जरीज है, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जो कि कभी उनकी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अभी मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था बलून का एग्जाम्पल। रोड पे अगर आप देखोगे ना, कभी आप रेड लाइट पे देखो तो आप कुछ सीन देखोगे कि जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं वो टॉयज बेच रहे होते हैं, वो बलून्स बेच रहे होते हैं, तो वो उसको बेच के खुश होते हैं। वहीं कोई दूसरे बच्चे होते हैं तो उनको वो खरीद के खुश होते हैं। बलून की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का सिनेरियो जो है वो अलग अलग है। बट द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड द डिमांड ऑफ सर्वाइवल मेक इट इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज यानी कि कोई फैसिलिटी नहीं होती उनके लिए, तो इसलिए इनकी जो डिज़ायर है ये अनफुलफिल्ड रह जाती है, यानी कभी पूरी नहीं हो पाती। वन डे द ऑथर स्पॉट्स साहिब carrying a steel can on his way to a milk booth. He has taken up a job at a tea stall for ₹800 a month along with meal. अब जो ये ऑथर है एनीस जंग, ये इस बच्चे को यानी कि वन डे द ऑथर स्पॉट साहिब carrying a steel can on his way to a milk booth. He has taken up a job at a tea stall for ₹800 month along with meals. While this offered him a steady income, the author noticed a change. He no longer has the freedom to roam the street as he pleased. As a rag picker, he was his own master, but employment has taken away that independence, replacing it with routine and discipline. ऑथर एनीस जंग जो है इसमें वो ये बताने का प्रयास करती है कि जो ये बच्चा था साहिब आलम, ये जब तक रैग पिकर की जॉब कर रहा था, मतलब रैग पिकर का काम है, कोई जॉब नहीं थी उसके लिए, ठीक है, ये सिर्फ उसका एक सर्वाइवल का जरिया था। तो ऑथर ये बताती है कि जो साहिब आलम था, जब तक वो एक रैग पिकर था, जब तक वो कूड़े की बोरी कह लो, वो जब तक उसके साथ रहता था, जब तक उसको कैरी करता था, वो तब तक खुश था। उसके चेहरे पे एक खुशी दिखती थी, एक इंडिपेंडेंस दिखती थी, उसके बिहेवियर में एक जॉय दिखता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो ऑथर है वो देखती है कि वही साहिब जो है उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली है मिल्क बूथ पे, जहाँ पे उसको 800 की सैलरी और साथ में एक टाइम के खाने के ऊपर रखा गया है। लेकिन अब ऑथर ये बताती है कि एक रैग पिकर के लिए, जिसके लिए दिन के 10 या 50 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है, उसको 800 रुपये की जॉब मिलना, ठीक है, और वो बच्चा जिसको एक दिन का खाना मिलना मुश्किल होता था, उसको डेली एक टाइम का वन टाइम मील मिलना, ये उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है, क्योंकि जहाँ उसको दिन के 10 रुपये भी नहीं मिलते थे, वहाँ उसको 800 रुपये की सैलरी मिल रही है। जहाँ उसको एक टाइम के खाने की श्योरिटी नहीं थी, वहाँ उसको प्रॉपर वन टाइम मील मिल रहा है। तो ये उसके लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका ये छोटा सा जो स्टील कैनिस्टर था, चाय की केटली जो छोटी सी उसकी थी, वो उसके उस कूड़े के बैग से बहुत ज़्यादा भारी नज़र आ रही थी। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपने जैसे कभी कूड़े की बोरी या कूड़े की गठरी देखी होगी, तो वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी यूजलेस चीज़ भरी होती है। वहीं अगर आप चाय का कनिस्टर देखोगे तो वो छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा। तो एनीस जंग जो वो यही बताती कि जब तक साहिब इस कूड़े के ढेर को
इस रैग को कैरी कर रहा था तब तक वो एकदम खुश दिखता था, उसके चेहरे पे जॉय दिखती थी, इंडिपेंडेंस दिखता था। लेकिन जब से उसने छोटे से कनस्तर को कैरी करना शुरू किया तब से उसकी वो जॉय, उसकी वो इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इवन ये स्टील का कैनिस्टर ये काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। ठीक है, साइज अगर आप देखोगे, यहाँ पे सारी बातें हो रही है इमोशन की। साइज अगर आप देखोगे तो स्टील के कैनिस्टर का साइज काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इस छोटे से कैनिस्टर में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसने उसका बचपन छीन लिया था, जिसने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी। ऑथर यही चीज़ बताने का प्रयास करती है। अब ये तो थी उस बच्चे की स्टोरी जिसका नाम था साहिब आलम। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं, पार्ट 2 जिसकी स्टोरी है द सेकंड नैरेटिव शिफ्ट टू फिरोजाबाद। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी या फर्स्ट पार्ट जो है वो है साहिब नाम के बच्चे की, साहिब आलम, जो कि अपने फैमिली के साथ बांग्लादेश से माइग्रेट होकर दिल्ली के सीमापुरी में आता है। तो वहीं जो सेकंड पार्ट है वो जिसकी कहानी है वो है फिरोजाबाद स्टेट की, अ टाउन रीनोन फॉर इट्स ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। हियर द ऑथर मीट्स मुकेश, a boy whose family, like countless other in the town, has been engaged in bangle making for generation. The work is done in a small, poorly ventilated room where the heat from the furnaces and the fine dust from the glass take a heavy toll on workers' health, often causing blindness at early age. अब ये स्टोरी जो है ये है एक बच्चे की जिसका नाम है मुकेश। अब देखो साहिब कहाँ से बिलोंग करता था, देखो साहिब बिलोंग करता था सीमापुरी से। ठीक है, सीमापुरी से। तो वही मुकेश जो है, मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है, मुकेश बिलोंग करता है फिरोज़ाबाद से। फिरोज़ाबाद वो शहर जो कि अपने बैंगल मेकिंग स्किल के लिए, अपनी चूड़ी बनाने की कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और फिरोज़ाबाद में मुकेश की फैमिली की तरह और भी कई फैमिली थी जो कि इस बैंगल मेकिंग स्किल में, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, बिजनेस में इन्वॉल्व थी। ठीक है, केवल मुकेश की फैमिली ऐसी नहीं थी, ऐसी अनगिनत परिवार थे जो इस काम में इन्वॉल्व थे। अब देखो बैंगल मेकिंग में क्या नुकसान होते हैं, आप ये देखो, यहाँ पे जो बैंगल मेकिंग के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कई बार पुअरली वेंटिलेटेड रूम है, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे ना सूरज की रोशनी आए और वेंटिलेशन ना हवा आ सके, ऐसे रूम में उन्हें काम करना पड़ता था। कई बार उन्हें भीषण गर्मी में काम करना पड़ता था और ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता था जिस वजह से उनकी काफ़ी कम उम्र में ब्लाइंडनेस जैसी समस्या हो जाती थी। ठीक है, तो मुकेश भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता था। The bangle makers earn barely enough to survive. Middlemen and moneylenders control the industry. अब देखो किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, टेलीफोन इंडस्ट्री हो, जो सबसे ज़्यादा इनकम करते हैं वो है मिडलमैन और मनी लेंडर्स, यानी कि पैसा उधार पे देने वाले, जिन्हें हम आम भाषा में बिचौलिया कहते हैं। लेकिन जो बैंगल मेकर, जो मेन मजदूर होते हैं, वो बस इतना ही कमा पाते कि उनका सर्वाइवल हो सके, उनका बस गुजारा हो सके, वो कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द वर्कर्स रिमेन डिपेंडेंट एंड पावरलेस। अब देखो जितने भी मिडल मैन होते हैं, जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं, उनकी तो जेबें भरती, उनकी प्रॉपर्टी भी बनती है। ठीक है, लेकिन उनकी जिसकी वजह से वो ये प्रॉपर्टी खड़ी करती हैं, जो मेन इसके पीछे मजदूर होती हैं, वो फिर भी पावरलेस रह जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, बैंगल मेकर्स है। लेकिन इतने सब के बावजूद इन दो लोगों की वजह से वो पावरलेस होकर रह जाते हैं। फियर ऑफ पुलिस हैरेसमेंट प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग फॉर बेटर कंडीशन। एज अ रिजल्ट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यू अनब्रोकन एंड द मोस्ट चिल्ड्रन आर रिजाइंड टू इनहेरिटिंग देयर पेरेंट्स ट्रेड। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली की कंडीशन को अपनी डेस्टिनी मानकर उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली की कंडीशन को अपनी डेस्टिनी नहीं मानते। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली की कंडीशन को अपनी डेस्टिनी मानकर आगे बढ़ते हैं, तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस डेस्टिनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं
और ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली की इस पुरानी प्रथा को तोड़कर अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाते हैं। मुकेश उन्हीं बच्चों में से था। येट मुकेश इज डिफरेंट। Yet मुकेश इज डिफरेंट, ही डेयर टू ड्रीम। यानी कि मुकेश उन बच्चों में से था जिसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट ना करके उस डेस्टिनी के खिलाफ लड़ने का उसने प्रयास किया था। मुकेश अलग था क्योंकि उसने सपने देखने की हिम्मत की थी, एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सपने देखना लोगों के लिए एक सपना हुआ करता था। ठीक है, ऐसी कंडीशन में, ऐसे सोसाइटी के बीच में से वो था जहाँ पे सपनों की कोई वैल्यू नहीं थी। बियॉन्ड द फैमिली प्रोफेशन इंस्पायर्ड बाय द कार्स ही सी इन हिज टाउन, ही विशेस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो था उसने ना सिर्फ सपने देखने की हिम्मत की बल्कि उसने अपने लिए खुद एक सपना संजोया था और उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनने का, जो कि उसकी फैमिली के कंडीशन के हिसाब से एकदम ही इम्पॉसिबल नजर आता था, लेकिन फिर भी उसने सपने देखने की हिम्मत की। दो हिज ड्रीम इज स्मॉल एंड शेप्ड बाय व्हाट ही हैज सीन, इट रिप्रेजेंट होप, a rare spark of ambition in a place where aspirations are often crushed before they can take root। अब मुकेश की कहानी, मुकेश सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, वो मोटर मैकेनिक बना नहीं बना, हम ये नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मुकेश ने बाकी लोगों की तरह अपनी कंडीशन को डेस्टिनी मानकर वहीं पे वो नहीं रुक गया। उसने अपनी कंडीशन से, उसने अपनी डेस्टिनी से लड़ाई लड़ी और उसने अपने लिए एक सपना देखा मोटर मैकेनिक बनने का। अब मुकेश का जो स्पार्क है, मुकेश का जो जज्बा है, वो उसको कहाँ तक आगे लेके जाता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंसान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। तो ये थी दो बच्चों की स्टोरी, एक जो कि साहिब आलम की और दूसरी मुकेश नाम के बच्चे की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।